चलिए, एक ना पॉइंट होता है वर्टिकल टेंजेंट। मतलब क्या हुआ ये? टेंजेंट with slope infinite, ठीक है ना। जैसे कि एक फंक्शन है अपने पास f(x) इक्वल्स टू x की पावर 1/3, तो f डैश x क्या होगा? 1/3 x की पावर -2/3। इसको ऐसे लिख लूं 1/3 x की पावर 2/3। So this f dash x at x equal to 0 will approach to infinite, means x equal to 0 is a point of non-differentiability for fx equals to x की पावर 2/3, ठीक है। बट स्टिल फंक्शन हैज अ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीका होता है इसका कि ना, इस तरह का ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 पे आपको टेंजेंट दिखाई दे रही है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, या यहाँ तो खैर वाई एक्सिस खुद ही है। तो इस तरह के केसेस में हम वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पॉइंट क्लियर है ना। एक अपने पास टर्म होता है इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ ए टेंजेंट। इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ ए टेंजेंट, ये कुछ नहीं होता, इट मींस वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। इट मींस वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए बताया, कई बार ना क्वेश्चंस में वर्ड ही यूज किया होता है इनिशियल ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अगर वो वर्ड यूज करा है तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल ऑर्डिनेट होता क्या है। क्लियर है जी ये पॉइंट? लिखो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन of the straight line, find the equation of the straight line or lines, ठीक है। वैसे लाइन ही है, लाइंस नहीं आएंगे, एक ही आएंगे। find the equation of the straight line which is tangent, which is tangent at one point and normal at another point, and normal at another point to the curve। कर्व की इक्वेशन आपको दी है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू 8t क्यूब माइनस, ठीक है ना।
Find the equation of the straight line which is tangent at one point and normal at another point to this curve. मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट का आइडिया देता हूँ, करना आपने खुद ही है। ऐसा हो सकता है कि ये कर्व कुछ इस तरह का हो, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डाली गई टेंजेंट, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है और वो इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया P, तो टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट Q। करो जी, ट्राई करो, लाइन की इक्वेशन बतानी है। देखो जी, ये पूरा सेम टाइप की इक्वेशन है। कंसीडर ए कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, टेंजेंट एट P मीट द कर्व अगेन एट Q। पिछले वाले में उसने ये कहा था कि टेंजेंट एट P इज नॉर्मल एट Q। यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंपली ये है कि P पे जो डाली गई टेंजेंट है वो कर्व को जाके Q पे मिल गई, ठीक है ना, कि ये पॉइंट P है, इस पे डाली गई टेंजेंट कर्व को जाके Q पे मिली। सेम प्रोसीजर है, मान लेते हैं जो ये वाला पॉइंट है ये है T1 स्क्वायर T1 क्यूब, ये वाला है T2 स्क्वायर T2 क्यूब, ठीक है। आपने इसमें सिंपली क्या करना है, पहले तो उसका dy बाई dx निकालो, dy बाई dx आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2y, तो dy बाई dx एट T1 इज 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट है T1 स्क्वायर, तो T1 की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स T1 का क्यूब, सो इट इज 3/2 टाइम्स T1, ठीक है ना। तो 3/2 टाइम्स T1 इज इक्वल टू इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं वैसे अलग से ध्यान दूं, मुझे निकालना क्या है, स्लोप ऑफ ओपी। स्लोप ऑफ ओपी क्या होगा, ओरिजिन और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज T1 क्यूब अपॉन T2 क्यूब, वो T1 है। ऐसे स्लोप ऑफ ओ क्यूब वो T2 आ गया, तो बेसिकली आपको स्लोप ऑफ ओपी अपॉन स्लोप ऑफ ओ क्यूब, मतलब आपको T1 अपॉन T2 निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे निकालना ही T1 अपॉन T2 है तो बात ही खत्म हो गई अब तो यहाँ पे, कि 3/2 टाइम्स T1 इज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, बिल्कुल वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T में क्वाड्रेटिक आएगी T1 T2 में, उससे T1 अपॉन T2 आ जाएगा, ठीक है ना। आई गेस सेम ही कैलकुलेशन है, कोई खास बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है जी। चलो, ठीक है ना। नाउ हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल subtangent and subnormal. Length of tangent, normal, subtangent and subnormal. देखो जी, है कि एक्चुअली सपोज करो ये कोई कर्व है, दिस इज ए कर्व y इक्वल्स टू fx, ठीक है। ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट P, इसको बोल देते हैं T। एक ये लाइन है जो इस कर्व की नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल जाके मिली एट पॉइंट G, और एक मैंने P पॉइंट से
इस कर्व पे ऑल्टीट्यूड डाला, एक्स एक्सिस पे ऑल्टीट्यूड डाला। ठीक है, कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इस पे ये पॉइंट है P, P पॉइंट पे टेंजेंट है PT, P पॉइंट पे नॉर्मल है PG, और P पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डाला कि PN है। तो जो PT है ना, PT, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो PG है ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब जो TN है, TN that is projection of tangent on x axis, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और जो GN है that is projection of normal on x axis, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, नाउ ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब पता लग गया क्योंकि होती क्या क्या। अब ये आएगी कैसे? देखो जी, मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम बोलेंगे dy बाई dx। मान लेते हैं कि ये tan थीटा है। ठीक है, और P पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लेता हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy बाई dx। ठीक है, नाउ Pn की जो लेंथ है, Pn इज y। अब tan थीटा की वैल्यू आती है, tan थीटा इज Pn अपॉन Tn। ठीक है, तो Tn क्या हो गया? Tn हो गया Pn अपॉन tan थीटा। तो यहां से पता लग गया कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y अपॉन dy बाई dx। ठीक है ना, Pn हो गया y और नीचे हो गया dy बाई dx। ठीक है, नाउ अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। एक दूसरा रिलेशन tan थीटा इज Ng अपॉन Pn। तो यहां से Ng दैट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्या बनेगा? Pn tan थीटा दैट इज y dy बाई dx। ठीक है जी, नाउ टेंजेंट की लेंथ PT हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Pn का स्क्वायर प्लस Tn का स्क्वायर, मतलब कि y स्क्वायर प्लस y इंटू dx अपॉन dy का स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या बन गया कि y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसी PG जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, PG दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। PG क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ Pn प्लस Ng, मतलब Pn का स्क्वायर
प्लस एन जी का स्क्वायर, टी एन का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, एन जी स्क्वायर हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इट इज वाई अंडर रूट में आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल सब आ गए। ठीक है ना। तो ये चीज करके अपने पास इन चारों की लेंथ आ गई है। अब कभी किसी क्वेश्चन में इनका यूज हो तो हम कर सकते हैं इसे। ठीक है जी। चलो आगे। चलिए टेंजेंट नॉर्मल पे इससे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, बाद में देखेंगे इसको टॉपिक को, इसके क्वेश्चन को सारे प्रैक्टिस करने हैं आपने। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आ जाओ, हेडिंग डालो मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इन केस ए फंक्शन इज डेरिवेबल, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, उससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि मोनोटोनिसिटी है क्या, क्या होता है। ठीक है ना, और ये हाँ डेफिनेटली इन केस फंक्शन इज डेरिवेबल, मोनोटोनिक होने के लिए डेरिवेबल होना जरूरी नहीं है, बट अगर है तो। ठीक है ना, नाउ फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, जैसे कोई मोनोटोनिक फंक्शन, ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, इसके लिए वी कैन यूज द वर्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसके लिए वी कैन यूज द वर्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ऑलवेज डिक्रीजिंग मीन्स, अच्छा इसके लिए वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके लिए वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और सिंपली इंक्रीजिंग, और सिंपली डिक्रीजिंग। बस मतलब ये बोलो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किसी फंक्शन को ये बोलना कि वो इंक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, दे आर वन एंड द सेम। ऐसे ही किसी फंक्शन को ये बोलना कि वो डिक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग है, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, वो एक ही बात। ठीक है ना, और कंबाइंड इन तीन के लिए बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक, जैसे आजकल हमारी जिंदगी है ना मोनोटोनिक हुई पड़ी है, कुछ नया नहीं हो रहा, ऐसी कटे जा रही है, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, तो ये मोनोटोनिक बिहेवियर होता है, यही फंक्शन का बिहेवियर है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक बिहेवियर। अब ना कुछ फंक्शन देखते हैं जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। बहुत ध्यान से देखना, जितने भी ग्राफ बना रहा हूं, एक नया मौका है सारे ग्राफ्स को याद करने का। ठीक है ना, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एल एम एक्स,
इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ है, ये पॉइंट है 1,0, ठीक है ना। तो ये कैसा है, दिख रहा है सबको, मोनोटोनिकली इंक्रीज। एक दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस हाफ, बेस 1 से छोटा, उसका इस तरह का ग्राफ है। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सबको डोमेन दिखाई दे रही है क्या है, सबको रेंज का आइडिया, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर। उसके बाद एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स, इस तरह का ग्राफ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स, इस तरह का ग्राफ है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दिख रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वाई गिरे जा रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ फंक्शन का बिहेवियर है। चलिए चाहिए ना, मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है ना। ये अपने पास बहुत सारे ग्राफ आ गए जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक बार और दिखा देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स का ग्राफ, अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ, दिख रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 2, जब लॉग का बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। बात समझ में आ रही है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट जो बेस है, जो बेस 2 है वो 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। साइन इनवर्स एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक लीनियर फंक्शन विद पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीजिंग ग्राफ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लीनियर फंक्शन विद नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग। tan इनवर्स एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कॉट इनवर्स एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, वाई नीचे की तरफ जा रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब फंक्शंस which are sometimes increasing and sometimes decreasing, in their domain are called non-monotonic function. ठीक है ना। Functions which are sometimes increasing and sometimes decreasing in their domain are called non-monotonic function. For example, f(x) equals to sin x. ठीक है ना। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यह है π/2, यह है 3 π/2,
this is 5 pi by 2, this is 7 pi by 2. अब देखो ध्यान दो, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, नीचे की तरफ गिर रहा है। ये देखो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ये नीचे की तरफ गिर रहा है, कैसा हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन। देन 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देन अगेन 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 में ये फिर से नीचे गिरने लगा, ये देखो, तो ये फिर से कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, ठीक है ना? तो इस तरह के फंक्शंस दे आर मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है ना? दे आर नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शन है जो हमें याद है, मतलब मुझे याद है, आपका तो पता नहीं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, all 6 trigonometric functions, सारे के सारे पीरियोडिक हैं, चढ़ के गिरे जा रहे हैं, गिर के चढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना? all periodic functions, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे ये भी कैसे हैं? नॉन मोनोटोनिक ही होंगे, तभी उनकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, वरना तो ऐसे वैल्यूज नहीं रिपीट हो सकती, ठीक है ना? नाउ हाउ टू चेक अबाउट द मोनोटोनिसिटी। अब हम हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं देख सकते, एक तो होती है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, इट हैज नथिंग टू डू विद डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना? मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। देखो जी, एक ना इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है? नाउ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है a प्लस एच कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है a माइनस एच कॉमा 0, ठीक है? अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a कॉमा एफ ऑफ a, ठीक है ना? तो इफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, if this function is increasing at x equals to a, इंक्रीजिंग फंक्शन है, h हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, h हमारे लिए ऑलवेज मोर देन 0 और वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो इफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a, इसका मतलब इसका राइट नेबर उससे बड़ा होना चाहिए कि f of a plus h should be more than f of a, and f of a should be more than f of a minus h. F of a should be less than f, should be greater than f of a minus h.
ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इस तरह का बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा कि उसके राइट नेबर की वैल्यू उससे ज्यादा और उसके लेफ्ट नेबर की वैल्यू उससे कम। ठीक, तो व्हाट एल्स डू वी से कि इफ a function has this type of behavior at every point in its domain, अगर ये बिहेवियर जो इसने पिछले वाले उसमें डायग्राम में ए पॉइंट पे दिखाया, अगर ऐसा बिहेवियर वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे दिखाए तो फंक्शन कैसा बन जाएगा वो? देन दिस फंक्शन विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन टेक्निकली ये भी बात है कि हम हर पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते। एग्रीड और नॉट? अच्छा, इसी में सेकेंडरी चीज भी है कि इफ ए फंक्शन हैज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, in the interval say p to q, then we say this function is increasing in p से q। देखो जरा एक मिनट ध्यान दो, सोचो एक मिनट। ठीक है जी मेरी बात? नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन, सपोज करो ये एक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो डिक्रीजिंग है, जो सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट है a, 0, एक इसका राइट नेबर है a प्लस h, 0, एक इसका लेफ्ट नेबर है a माइनस h, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए a प्लस h f ऑफ a प्लस h। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए a, f ऑफ a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए a माइनस h f ऑफ a माइनस h। ठीक है जी। नाउ सबको दिखाई दे रहा है कि a प्लस h a से बड़ा है और उससे भी बड़ा, और a बड़ा है a माइनस h से। लेकिन a प्लस h पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो a वाली वैल्यू से छोटी है, और f ऑफ a माइनस h की वैल्यू f ऑफ a से बड़ी है। मतलब कि f ऑफ a माइनस h इज मोर देन f ऑफ a which is more than f of a plus h। f of a minus h is more than f of a which is more than f of a plus h। बात समझ आई? तो जब फंक्शन ये वाला बिहेवियर शो कर रहे हो ये, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? अभी तक मैंने कहीं पे भी कोई डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी।
and if a function shows this behavior in a certain interval P to Q, we say it is decreasing in P to Q. And we say it is decreasing in P to Q. ठीक है जी, मेरी ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ अब सपोज करो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, उस पे 3 पॉइंट्स हैं, x1 x2, 4 लेते हैं, x3 x4, ठीक है ना। x1 x2 x3 x4 दिखाई दे रहा है कि x1 छोटा है x2 से, वो छोटा है x3 से, वो छोटा है x2 से, लेकिन x1 के रेस्पेक्टिव जो y की वैल्यू है वो है fx1, x2 के रेस्पेक्टिव जो y की वैल्यू है वो है fx2, x3 के रेस्पेक्टिव fx3, x4 के रेस्पेक्टिव fx4। तो यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि fx1 is less than fx2, which is less than f of x3, which is less than f of x4। इंक्रीजिंग फंक्शन को, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है ना। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन बना रहा हूं, मान लो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें ये पॉइंट्स हैं x1 x2 x3, पता चल रहा है कि x1 लेस देन x2 है, x3 सबसे बड़ा है। x1 के रेस्पेक्टिव फंक्शन पे वैल्यू क्या आएगी, fx1, x2 के रेस्पेक्टिव fx2, और x3 के रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या आएगी, f of x3, एंड fx1 greater than fx2 is greater than f of x3। दिखाई दे रहा है fx1 सबसे बड़ा है। सो क्या कंक्लूजन है यहाँ पे, when an increasing function is applied to an inequality, when an increasing function is applied to an inequality or removed from an already applied inequality, sign of inequality do not change। जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर रहेगा, ठीक है ना। when a decreasing function is applied to an inequality or removed from already applied inequality, then sign of inequality changes। ये देखो, यहाँ पे x3 बड़ा था, लेकिन चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया तो fx3 सबसे छोटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे x3 बड़ा था, उससे छोटा x2, सबसे छोटा x1, लेकिन जैसे आपने डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया
fx3 सबसे छोटा हो गया जो सबसे बड़ा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि x4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा x3, उससे छोटा x2, उससे छोटा x1, जब एक इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया तो इनइक्वालिटी के साइन को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। अब वो सारी जगहें हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, गेटिंग माय पॉइंट, हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हमें बेसिक डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, एक फंक्शन का इस तरह का ग्राफ है, और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a। क्या ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? द आंसर इज यस। देखो यहां पे तो इंक्रीज कर ही रहे, अगर मैं देखूंगा यहां पे तो इंक्रीज कर ही रहे, चढ़े जा रहे, यहां पे भी इंक्रीज कर रहा है, बढ़े जा रहे। एग्जैक्टली एट x इक्वल टू a क्या हुआ कि a का लेफ्ट नेबर ये a की वैल्यू से छोटा आ गया, और a का राइट नेबर ये भी फंक्शन की जो a पे वैल्यू है उससे बड़ा है। ठीक है ना। इट इज वेरी क्लियर दैट f of a is less than f of a plus h and f of a is more than f of a minus h। तो फंक्शन is increasing at x equals to a। बात समझ आई? अब सपोज करो एक फंक्शन का ये ग्राफ है, अभी बेटू आपको ठीक है ना। आदित्य एक मिनट रुक जा, अभी फंक्शन का ना इस तरह का ग्राफ है, फिर ये गया, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a। देखो जी, इस वाले रीजन में ये डिक्रीजिंग है, इस वाले रीजन में ये इंक्रीजिंग है। मतलब माय कंसर्न इज कि एग्जैक्टली a पे क्या हुआ। f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस h से कम दिखाई दे रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी पता लग रहा है कि f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस h से भी कम। मतलब a पे फंक्शन की वैल्यू a के राइट नेबर से भी छोटी है, a के लेफ्ट नेबर से भी छोटी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है ना। fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a। ठीक है। तो जितने भी नॉन डेरिवेबल फंक्शंस होते हैं उनकी डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह से जज की जाती है। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबल फंक्शंस? डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देखो जी, एट x इक्वल्स टू a f डैश a प्लस क्या होता है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। f डैश a माइनस क्या होता है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूं कि इट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h। ठीक है। नाउ
if fx is increasing. देखो जी, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ एक्स इंक्रीज करेगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा, इट विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, ये होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से ग्रेटर है। ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है। सो इफ ए फंक्शन is increasing at x equals to a, means f dash a is more than 0. ठीक है ना। now for a decreasing function, अब हमें ये पता है कि decreasing function के लिए f of a की वैल्यू it is greater than f of a की वैल्यू it is less than f of a minus h and it is greater than f of a plus h। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, f of a plus h f of a से छोटा है तो ये लेस देन 0 आएगा। सिमिलरली f of a की वैल्यू f of a minus h से भी छोटी है तो ये भी लेस देन 0 आएगा। implies what, कि f dash a is less than 0 for a decreasing function। तो जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, जहां पे डेरिवेटिव निगेटिव है वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है। नाउ फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस थिंग। इफ फर्स्ट पॉइंट, if f dash x is greater than 0 at every point in p to q, in interval p to q, means function is increasing in p to q and vice versa, कि जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस इंटरवल में वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सेकंड, if f dash x is less than 0 at every point in p to q, means function is decreasing in p to q। अगर f dash x पॉजिटिव है हर एक पॉइंट पे p to q के तो फंक्शन उस p to q में इंक्रीजिंग है। अगर f dash x निगेटिव है एट एवरी पॉइंट इन p to q, मींस फंक्शन उस p to q में डिक्रीजिंग। ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये सब कब, जब फंक्शन डेरिवेबल है। अगर फंक्शन ही डेरिवेबल नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर हम मतलब डेरिवेटिव से देयर इज नो पॉइंट, फिर हम मैन्युअली देखेंगे उसको, उसे ग्राफ से जज करेंगे, किसी और तरह के बिहेवियर से जज करेंगे, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव से नहीं कर पाएंगे अगर फंक्शन ही डेरिवेबल नहीं है। अब मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द इंटरवल in which fx equals to x square plus x plus 1 is, first point है increasing, second point है decreasing। कुछ भी नहीं सवाल में,
आपने सिंपली क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालो, 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स को करो मोर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स को करो लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। मतलब 2x प्लस 1 मोर देन 0 मीन्स x मोर देन माइनस हाफ, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां से 2x प्लस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस हाफ, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। खत्म। जिस जिस इंटरवल में डेरिवेटिव निगेटिव है वहां पे वो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, जिस जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है वहां पे वो डिक्रीजिंग है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस साइन एक्स। ये बताना है कैसा बिहेवियर है। देखो सारे ये तो इसका पॉलिनोमियल पार्ट है, हमेशा डेरिवेबल। यहाँ पे साइन एक्स रखा है वो भी डेरिवेबल, दोनों के दोनों डेरिवेबल, तो इनका एडिशन भी डेरिवेबल। ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका एफ डैश एक्स आ गया, इसका एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैं ना ऐसे करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 प्लस 2 प्लस कॉस एक्स। नाउ ये जो क्वाड्रेटिक है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक की, इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है। जब भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है, तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये जो 2 प्लस कॉस एक्स रखा है, ठीक है, ये भी ऑलवेज कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि cos x की तो मिनिमम वैल्यू ही -1 है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से देखूंगा तो जो f डैश x है दैट इज मोर देन 0 फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू डोमेन, जो कि ऑल रियल है। और चूंकि f डैश x मोर देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई? ठीक है ना, चलो जी एग्जांपल लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, फर्स्ट। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स अपॉन एक्स, थर्ड। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स, फोर्थ। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4, 3x स्क्वायर। फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ना ये रहने दो, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, फाइंड द रीजन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है जी, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इसको करो, 10 मिनट लो, हम 4:15 पे दोबारा मिलेंगे सेम प्लेस। ठीक है, 4:15 पे दोबारा लॉग इन कर लेना। चलो।
जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा? पहला दूसरे का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, दूसरा पहले का डेरिवेटिव 2x। तो e की पावर x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2। नाउ ये तो वैसे ही ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम बस इस पे सोचना है, दिस x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 0 इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वेविकर बनाओ, -2 0, वेव चलेगी तो प्लस माइनस प्लस। तो इसका ये मतलब हो गया सिंपली कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। जब तक x इस इंटरवल में होगा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 0, तो उस इंटरवल में क्या हुआ? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सही है, आसान सा सवाल है। सेकंड, एफ एक्स से अपने पास ln x अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/x माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। सो इट इज 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग if 1 minus ln x is more than 0, function is decreasing if 1 minus ln x is less than 0। तो यहां से आ गया ln x लेस देन 1, तो x लेस देन 1/e, ठीक है ना। डोमेन फंक्शन की 0 से इनफाइनाइट है क्योंकि ln x है, तो इसका मतलब जब तक ये 0 से 1/e में है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि ln x मोर देन 1, तो x मोर देन 1/e। तो जब तक x 1/e से ग्रेटर है फंक्शन इज, ठीक है ना। बिल्कुल इसी वे में थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल इसी वे में फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में सिंपल, अब मैं सीधा फिफ्थ कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू ठीक है, एफ डैश एक्स आएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ cos x माइनस मोर देन 0, मतलब कि when x cos x is greater than sin x। इसमें इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं, पूरे n के लिए कौन बताएगा। इसमें लिख लो कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई 2 पाई, ठीक है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ cos x मोर देन sin x। अब cos x sin x से ग्रेटर होना है, तो जीरो से 2 पाई में ये तो sin x का ग्राफ है, और ये जो अब cos x बड़ा है, देखो एक तो इस वाले इंटरवल में दिखाई दे रहा है cos x बड़ा, एक cos x बड़ा दिखाई दे रहा है इस वाले इंटरवल में। सो व्हेनेवर योर x बिलोंग 0 से π/4 यूनियन ये बनेगा पाई प्लस π/4, 5 π/4 से लेके 2 पाई, ठीक है ना। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब जब तक आपका x बिलोंग करता है π/4, उस केस में cos x छोटा है sin x है,
तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो उस इंटरवल में जो अपने पास फंक्शन है वो, बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो एक बार जरा इसको। हाँ गम बोल। क्लास में सो रही है इसके बाद। क्या कब तक है? अभी आ गई क्लास। क्या कह रहा है? आवाज साफ नहीं आई। क्लास कब तक है?